तो आज हम लोग ग्रेविटेशन स्टार्ट करेंगे. ओके. सो सबसे पहले न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन. तो न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन हमें पता है, दो ऑब्जेक्ट जिनका मासेस m1 और m2 है, टू ऑब्जेक्ट्स a and b having masses m1 and m2, if they are separated by a distance r. Okay. So if they are separated by a distance r, then the force is equal to g. The force, gravitational force, is proportional to product of the masses, right? So F is proportional to product of the masses, and F is inversely proportional to square of the distance. Okay. So mathematically, gravitational force between two particles of masses m1 and m2 separated by a distance r is directly proportional to product of the masses and inversely proportional to square of the distance. इन दोनों को combine कर देंगे तो F is proportional, force is proportional to m1 m2 upon r square. Okay. सो अब ये प्रोपोर्शनैलिटी साइन को जब इक्वालिटी साइन से रिप्लेस कर देंगे तो एक कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी भी आ जाएगा, जिसको हम लोग कहते हैं F इज इक्वल टू जी टाइम्स m1 m2 बाय आर स्क्वायर, जो जी क्या है, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है. सो ये जो देखो, जो फर्स्ट वाले पे सेकंड के वजह से जो फोर्स लग रहा है F12 हम लोग शो कर रहे हैं, फोर्स ऑन वन ड्यू टू सेकंड ऑब्जेक्ट, राइट, अट्रैक्टिव इन नेचर. उसी तरह सेकंड ऑब्जेक्ट पे जो फर्स्ट ऑब्जेक्ट के वजह से फोर्स लग रहा है उसको F21 से हम लोग रिप्रेजेंट कर रहे हैं. अभी हम लोग आगे उसको वेक्टरली भी रिप्रेजेंट करके दिखाएंगे, न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन को किस तरह से हम लोग वेक्टरली लिखते हैं. सो ये जो ग्रेविटेशनल कांस्टेंट था, जो कैपिटल जी हम लोग शो कर रहे थे, दिस इज अ स्केलर क्वांटिटी. Its value in SI is given as 6.67 into 10 to the power minus 11 Newton meter square per kg square. और CGS वैल्यू इसका क्या होगा, 6.67 into 10 to the power minus 8 हो गया CGS वैल्यू. Now dimension of gravitational constant is, देखो, force is equal to G m1 m2 upon r square है. तो अब ये फोर्स को F इंटू आर स्क्वायर डिवाइडेड बाय m1 इंटू m2 करोगे तो ये G का वैल्यू निकल जाएगा. तो G का डायमेंशन अगर तुम लोग को निकालना है तो फोर्स का डायमेंशन क्या होता है, m1 L1 T माइनस 2 और r स्क्वायर मतलब लेंथ का स्क्वायर हो गया, और m1 m2 मतलब m का स्क्वायर. इसको कैलकुलेट कर लोगे m माइनस 1 L1 T, सॉरी L3, L1 और L2 ये दोनों ऐड होके L3 हो गया T माइनस 2. सो M माइनस 1 L3 T माइनस 2, ये हमारा ग्रेविटेशनल कांस्टेंट कैपिटल G का डायमेंशनल फॉर्मूला हो गया. इट्स वैल्यू इज सेम थ्रू आउट द यूनिवर्स एंड इज इंडिपेंडेंट ऑफ द नेचर, साइज ऑफ द बॉडीज एंड नेचर ऑफ द मीडियम बिटवीन द बॉडीज. दोनों मास के बीच में क्या मीडियम है, वाटर रहे चाहे एयर रहे, कोई भी मीडियम रहेगा, उन सब में जो कैपिटल जी का वैल्यू है वो कांस्टेंट रहेगा. दूसरा जो है आपको, ये जो नेचर पे डिपेंड नहीं करता है मासेस के, ठीक है. तो मतलब मास का जो 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 ऑब्जेक्ट्स हैं उनका जो मास है उस पे नहीं डिपेंड करेगा, बॉडीज के साइज पे भी नहीं डिपेंड करेगा, छोटा है बड़ा है पॉइंट मास है, इस पे भी नहीं डिपेंड करता है. इसीलिए उसको यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट भी कहते हैं. इट्स वैल्यू वाज फर्स्ट एक्सपेरिमेंटली कैलकुलेटेड बाय हेनरी कैवेंडिश यूजिंग टॉर्सो इम्बैलेंस. नाउ वेक्टर फॉर्म ऑफ न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन. सो जो वेक्टर फॉर्म है न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन का, दो मासेस है हमारे पास, मान लो m1 और m2 है. अब हम लोग डिस्प्लेसमेंट वेक्टर को जो रिप्रेजेंट करते हैं, r12 का मतलब है डिस्प्लेसमेंट वेक्टर फ्रॉम a टू b, मतलब 1 से 2 के तरफ जो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है वो r12 डायरेक्शन होता है. r21 जो होगा वो 2 से 1 के तरफ होगा, और r12 इज इक्वल टू माइनस ऑफ, इसको लिख लो r21, ठीक है. तो r12 का अगर ये डायरेक्शन है तो r21 का ये डायरेक्शन होगा, ठीक है. r21 इज डिस्प्लेसमेंट वेक्टर फ्रॉम b टू a. a टू b को r12 लिखते हैं, b टू a को r21 लिखते हैं,
ठीक है। अब फोर्स को भी जो रिप्रेजेंट करेंगे वैसे ही रिप्रेजेंट करेंगे, F21 मतलब फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1, ग्रेविटेशनल फोर्स एक्सर्टेड ऑन B बाय A, B क्या है, M2 है, तो 2 बाय 1, इसीलिए F21 का मतलब फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1, F12 का मतलब फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2, राइट। सो ये F12 और F21 इस तरह से निकालते हैं, और F12 F21 भी क्या है, ऑपोजिट डायरेक्शन में है। 1 पे जो 2 के वजह से फोर्स लग रहा है और 2 पे जो 1 की तरफ फोर्स लग रहा है, ये दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में है। तो इसका मतलब ये जो F12 होगा, दिस विल बी इक्वल टू माइनस F21, क्योंकि मैग्नीट्यूड तो सेम होगा, डिस्टेंस सेम है, मासेस सेम है, तो मैग्नीट्यूड सेम होगा, डायरेक्शंस ऑपोजिट होंगे। अब इसको जब हम लोग वेक्टर फॉर्म में लिखते हैं तो ये F12 क्या हो जाएगा, GM1M2 बाय R12 का होल स्क्वायर, और क्योंकि जो F12 1 पे जो 2 के वजह से फोर्स लग रहा है उसमें जो डायरेक्शन होगा उसका R12 के डायरेक्शन के अलोंग ही होगा, इसीलिए पॉजिटिव साइन जब यूज करेंगे तो R12 यूज करेंगे। अब हमें पता है कि R12 इज नेगेटिव ऑफ R21, तो अगर हम लोग को नेगेटिव साइन में निकालना होगा, R21 के टर्म्स में निकालना होगा, तो यहाँ माइनस साइन एक बाहर आ जाएगा, माइनस ऑफ R21। अब देखो जनरली हम लोग क्या है, हमेशा ये वाला फॉर्म ही यूज करते हैं, मतलब कि F12 इज इक्वल टू माइनस GM1M2 R21 का स्क्वायर, R21 का यूनिट वेक्टर। तो ये इसी फॉर्म में हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं। नेगेटिव साइन क्यों दिखाते हैं, मतलब हम लोग R12 के टर्म्स में क्यों ले रहे हैं, वो इसीलिए क्योंकि हम लोग को नेगेटिव R21 के टर्म्स में इसलिए ले रहे हैं क्योंकि हमें नेगेटिव साइन दिखाना है बाहर। नेगेटिव साइन ये शो करता है कि ये अट्रैक्टिव फोर्स है, ठीक है, दोनों के बीच में अट्रैक्टिव फोर्स है, वो नेगेटिव साइन शो करता है, इसीलिए हम लोगों ने नेगेटिव साइन को बाहर निकाल के दिखाया है। So we prefer to express gravitational force in vector form with negative sign to emphasize that it is an attractive force. So जो सिमिलरली F21 को अगर हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे तो माइनस ऑफ GM1M2 R12, तो यहाँ 1 2 होगा तो यहाँ 2 1 होगा, यहाँ 2 1 है तो यहाँ पे 1 2 है, ये बिल्कुल ऑपोजिट है, ये ध्यान रखना अगर नेगेटिव साइन यूज कर रहे हैं। और F12 क्या है, माइनस F21 के बराबर है। द ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन टू बॉडीज इज इक्वल इन मैग्नीट्यूड एंड ऑपोजिट इन डायरेक्शन। इनका मैग्नीट्यूड इक्वल होगा और डायरेक्शन ऑपोजिट होगा। ग्रेविटेशनल फोर्सेस फॉर्म एक्शन एंड रिएक्शन पेयर एंड हेंस ओबे न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन। तो ये जो ग्रेविटेशनल फोर्सेस है, दीज फॉर्म्स एक्शन एंड रिएक्शन पेयर, ठीक है। So gravitational forces form action and reaction pair and obey Newton's third law of motion. तो कैसे भाई, दो मासेस है, राइट, तो जो F12 और F21 है, ये देखो F12 फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2, F21 मतलब फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1, ये दोनों एक्शन और रिएक्शन पेयर क्यों बना रहा है, क्योंकि इनका मैग्नीट्यूड सेम है, डायरेक्शंस ऑपोजिट है, और दो डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स पे लग रहा है, ये इस पे लग रहा है, 1 पे लग रहा है, तो ये सेकंड वाले ऑब्जेक्ट पे लग रहा है, राइट। सो ग्रेविटेशनल फोर्सेस फॉर्म एक्शन एंड रिएक्शन पेयर एंड हेंस ओबे न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन। Second, gravitational force between two bodies is independent of intervening medium between them. इन दोनों के बीच में जो मीडियम है, उस मीडियम इंटरवीनिंग मीडियम, इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ द मीडियम, कि पानी में है, एयर में है, ऑयल में है, जिसमें भी है, ग्रेविटेशनल फोर्स बराबर हो। उसके अलावा ग्रेविटेशनल फोर्सेस आर सेंट्रल फोर्सेस एज दे एक्ट अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग। मान लो दो ऑब्जेक्ट है, इनके बीच में जब ग्रेविटेशनल फोर्स निकालते हैं तो इनके सेंटर ऑफ मासेस को जो लाइन ज्वाइन करने वाला है उसी के अलोंग फोर्स लगता है, इसीलिए इसको हम लोग सेंट्रल फोर्सेस कहते हैं। So gravitational forces are central forces as they act along the line joining the centers of the two bodies. Gravitational forces are conservative forces, so work done by gravitational force does not depend upon path. ठीक है, जो gravitational force है ये these are conservative forces. Conservative forces are those forces which do not depend on the work done due to those forces do not depend on path, ठीक है, इनिशियल और फाइनल पोजीशन पे डिपेंड करेगा।
So work done by gravitational force does not depend upon path, it only depends on the initial and final positioning, है ना. और एक और चीज हम लोग जानते हैं कि कंजर्वेटिव फोर्सेस में जो राउंड अबाउट फोर्स है ना, तो उसमें जो कंजर्वेटिव फोर्सेस की वजह से जो वर्क डन होगा वो जीरो हो जाए, राइट. फिफ्थ पॉइंट अगर हम लोग देखें, ग्रेविटेशनल फोर्स इज वेरी वीक, ये वीक फोर्सेस. सिक्स्थ पॉइंट, ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन टू पॉइंट इज इंडिपेंडेंट ऑफ प्रेजेंस ऑफ अदर बॉडीज. मतलब आसपास कोई और भी ऑब्जेक्ट है ना, उससे दो बॉडी के बीच में जो ग्रेविटेशनल फोर्स है उस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा. सो ग्रेविटेशनल फोर्सेस ओबे प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन. प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ये कहता है कि इवन दो देर आर डिफरेंट bodies present nearby, we calculate the forces between any two objects and add them all together. So जितने जितने pairs बनेंगे उन सब के वजह से हम forces निकाल लेते हैं और बाद में उनको add कर लेते हैं. So according to this principle, total gravitational force on one particle due to number of particle is the resultant of forces of attraction exerted on the given particle due to individual particles taken one at a time. So हम लोग क्या करेंगे, जो net force है F, this is F1 plus F2 plus F3 up to Fn. क्लियर है बच्चों? यस सर. अब ये पहला क्वेश्चन देखेंगे. टू particles of masses 1 kg and 2 kg are placed at a separation of 50 centimeter. So दो particles हैं, ठीक है. इसका मास m1 is equal to 1 kg है, इसका मास m2 is equal to 2 kg है. इनके बीच में जो डिस्टेंस है 50 सेंटीमीटर, 0.5 मीटर है, राइट. और assuming that the only forces acting on the particles are their mutual gravitation, gravitational force will be equal to g m1 m2 divided by r square, 6.67 into 10 to the power minus 11, mass m1 m2 1 into 2 divided by r square 0.5 का whole square. So this is equal to 6.67 into 2 divided by 0.25. So this is 5.3 into 10 to the power minus 10 न्यूटन. ये हमारा फोर्स का वैल्यू हो गया. नाउ इनिशियल एक्सेलरेशन a1 अगर निकालना है तो f बाय m1. भाई इस पे भी फोर्स f लगेगा इस डायरेक्शन पे, और इस पे फोर्स f लगेगा इस डायरेक्शन में. एक्शन और रिएक्शन पर दोनों पे सेम फोर्स लग रहा है. So this is 5.3 into 10 to the power minus 10 divided by 1. So this is 5.3 into 10 to the power minus 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. सेकेंड बॉडी पे जो एक्सेलरेशन निकालेंगे वो f बाय m2 हो जाएगा. सो 5.3 into 10 to the power minus 10 by 2 कर देंगे, 2.65 into 10 to the power minus 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हो जाएगा. ये सेकेंड बॉडी पे जो एक्सेलरेशन है वो निकल गया. क्लियर है बच्चों? यस सर.
हो गया, लिख लिया बच्चों? Yes, sir. ठीक, तो ये देखो अभी, so a mass m is split into two parts, small m and capital m minus m. तो एक कैपिटल m है हमारे पास मास, इसको दो पार्ट में हमने दो टुकड़ों में बांट दिया है, ठीक है। सो एक स्मॉल m है और जो रिमेनिंग है, तो ये हो गया स्मॉल m, और जो रिमेनिंग है ये कैपिटल M माइनस स्मॉल m हो गया, विच आर देन सेपरेटेड बाय सर्टेन डिस्टेंस। लेट्स से इनको सेपरेट करके हम लोगों ने r डिस्टेंस पे सेपरेट कर, what ratio small m by capital M maximizes the gravitational force between the parts? तो जो फोर्स है, दिस इज इक्वल टू g इंटू स्मॉल m इंटू कैपिटल M माइनस स्मॉल m बाय आर स्क्वायर। इसको कैलकुलेट करोगे तो ये हो जाएगा g इंटू कैपिटल M स्मॉल m, या g बाय आर स्क्वायर को बाहर ही कर लो, कैपिटल M इंटू स्मॉल m माइनस स्मॉल m का स्क्वायर, राइट। नाउ हम लोग को क्या करना है, देखो वेरिएबल क्या है, देखो कैपिटल M तो कांस्टेंट है, और उसी तरह ये डिस्टेंस भी कांस्टेंट है, चेंज नहीं कर रहा है। चेंज क्या कर रहा है, ये m चेंज कर रहा है। तो कभी भी जब मैक्सिमा या मिनिमा निकालना होता है, तो जो वेरिएबल होता है उसके रेस्पेक्ट में जो भी जिस चीज को भी मैक्सिमाइज या मिनिमाइज करना, उसको उस वेरिएबल के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करके जीरो से इक्वेट करते हैं, याद है ना। तो अगर हम लोग को फोर्स को मैक्सिमाइज करना है, तो हम लोग क्या करेंगे, dF अपॉन dm निकालेंगे और इसको जीरो से इक्वेट करेंगे। सो फॉर फोर्स टू बी मैक्सिमम, तो फोर्स को मैक्सिमाइज करना है किसके रेस्पेक्ट में, स्मॉल m के रेस्पेक्ट में, तो dF अपॉन dm को जीरो से इक्वेट कर देंगे। तो dF अपॉन dm करते हैं, इसको डिफरेंशिएट कर दो मास के रेस्पेक्ट में, तो g बाय आर स्क्वायर तो कांस्टेंट है, बाहर ही होगा। कैपिटल M इंटू स्मॉल m को डिफरेंशिएट करोगे स्मॉल m के रेस्पेक्ट में, तो कैपिटल M बचेगा, और m स्क्वायर को डिफरेंशिएट करोगे तो 2m होगा, इज इक्वल टू जीरो। जी बाई आर स्क्वायर कॉन्स्टेंट है, तो m माइनस टू एम इज इक्वल टू जीरो हो गया, और स्मॉल m इज इक्वल टू कैपिटल M बाय टू, और स्मॉल m बाय कैपिटल M इज इक्वल टू 1/2। इज इट क्लियर? लिख लिया बच्चों? Yes, sir. नेक्स्ट क्वेश्चन है, टू स्टेशनरी पार्टिकल्स ऑफ मास m1 एंड m2 आर एट ए डिस्टेंस d अपार्ट। दो पार्टिकल है, दोनों एट ए डिस्टेंस d अपार्ट है। थर्ड पार्टिकल लाइंग ऑन द लाइन ज्वाइनिंग द पार्टिकल्स एक्सपीरियंसेस नो रिजल्टेंट ग्रेविटेशनल फोर्स। एक तीसरा पार्टिकल है मास स्मॉल m का, जो कि इन दोनों के बीच में, और इस पे कोई फोर्स नहीं लग रहा है। देखो m1 के वजह से इस पे एक जो फोर्स लगेगा वो f1 इस डायरेक्शन में लगेगा, अट्रैक्टिव फोर्स, और m2 के वजह से जो इस पे फोर्स लगेगा f, है ना, f2, वो भी अट्रैक्टिव फोर्स। अब ये दोनों आपस में एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, क्योंकि कह रहा है कि इस पे एक्सपीरियंसेस नो रिजल्टेंट ग्रेविटेशनल फोर्स। व्हाट इज द डिस्टेंस ऑफ दिस पार्टिकल फ्रॉम m1, मतलब हमें r का वैल्यू निकालना, ठीक है। सो देखो f1 हैज टू बी इक्वल टू f2। अब वैल्यूज पुट कर लो, g कैपिटल m1 इंटू स्मॉल m बाय आर स्क्वायर इज इक्वल टू g m2 इंटू स्मॉल m
डिवाइडेड बाय डी माइनस आर का होल स्क्वायर, जी और जी कैंसिल हो गया, स्मॉल एम कैंसिल हो गया, तो इससे हमारा आ जाएगा डी माइनस आर बाय आर का होल स्क्वायर इज इक्वल टू m2 बाय m1। इससे d माइनस आर डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर रूट ले लिया, तो ये रूट अंडर m2 डिवाइडेड बाय रूट अंडर m1 कर लिया, राइट। अब इसको दोनों को जब आर आर से डिवाइड कर देंगे तो ये हो गया d बाय आर माइनस ऑफ 1 इज इक्वल टू रूट अंडर m2 डिवाइडेड बाय रूट अंडर m1। सो d बाय r इज इक्वल टू root m2 by root m1 plus of 1. So d by r is equal to root m2 plus root m1 by root m1. क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे, r को इधर लेके चले जाएंगे, r is equal to root m1 into d by root m1 plus root m2। तो ये हमारा r का वैल्यू हो गया। क्लियर है बच्चों? Yes, sir. लिख लिया बच्चों? Yes, sir. नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 3 masses each equal to capital M are placed at 3 corners of square। तो एक यहाँ पे कॉर्नर पे एक मास M है, एक दूसरे कॉर्नर पे यहाँ पे है, तीसरे कॉर्नर पे मास M है। ऑफ साइड ए, इसका साइड ए है। कैलकुलेट द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऑन यूनिट मास एट द फोर्थ कॉर्नर। एक यूनिट मास यहाँ पे रख दिया, तो इस पे क्या फोर्स लगेगा वो हमें निकालना है। तो अब देखो, सबसे पहले तो ये डायगोनल को कंप्लीट कर लो। तो ये जो डायगोनल है, इसका जो लेंथ है वो √2a हो जाएगा। ये जो इस पे क्या क्या फोर्स लग रहा है, 3 फोर्स लग रहा है। एक F1 लग रहा है, एक यहाँ पे F2 लग रहा है इस वाले मास की वजह से, और तीसरा F3 लग रहा है। अब देखो, F1 और F3, ये F1 और F3 का जो रिजल्टेंट है वो इधर लग रहा है FR, ठीक है। सो F1 F3 का रिजल्टेंट FR इधर लग रहा है, और जो नेट फोर्स है इस पे जो लगेगा दैट विल बी अलोंग दिस डायगोनल ओनली, एंड दैट विल बी द सम ऑफ FR एंड F2। सो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऑन यूनिट मास एट द फोर्थ कॉर्नर, हम लोग को जो फोर्स निकालना है, सबसे पहले F1 इज इक्वल टू F3 इज इक्वल टू G कैपिटल M स्मॉल m बाय a स्क्वायर। स्मॉल m का वैल्यू 1 है, तो G कैपिटल M इंटू 1 बाय a स्क्वायर और gm बाय a स्क्वायर, पहला इक्वेशन, ठीक है। दूसरा जो है हमारा, ये F1 और F3 इक्वल हो गया, तो F रिजल्टेंट इज इक्वल टू रूट अंडर F1 स्क्वायर प्लस F3 स्क्वायर इज इक्वल टू √2 बाय a स्क्वायर हो गया। ये जो F2 का वैल्यू है, F2 इज इक्वल टू G कैपिटल M स्मॉल m √2a का होल स्क्वायर, G कैपिटल M स्मॉल m by 2a square. Now F net is equal to ये F resultant plus F2 along the diagonal,
F रिजल्टेंट है √2 GM/a² और F2 है, अच्छा ये स्मॉल m 1 के बराबर है ना, तो GM/2a², GM/2a², ठीक है। सो इसका जो वैल्यू आएगा GM/a², अगर हम लोग वैल्यू कर देते हैं बाहर, अंदर बच जाएगा √2 + 1/2। ठीक है, सो दिस इज इक्वल टू √2 + 1/2 GM/a²। क्लियर है बच्चों? लिख लिया बच्चों? Yes, sir. Now next question is, three equal particles each of mass m are placed at the three corners of an equilateral triangle of side A. तो हमारे पास ये तीन पार्टिकल है, they are placed at the three corners, right, of an equilateral triangle of side A. Find the force exerted by this system on another particle of mass m placed at the midpoint of a side. तो मान लो एक चौथा पार्टिकल यहाँ पे है, इस पे फर्स्ट पार्ट में हम लोग ए पार्ट कर रहे हैं, हम लोग को निकालना है इस पे कितना फोर्स लग रहा है। तो देखो ये जो ए वाला पार्टिकल है, इसके वजह से एक फोर्स इस डायरेक्शन में एफ ए लगेगा, और दूसरा जो ये बी पार्टिकल है, इसके वजह से एफ बी लगेगा। एफ ए और एफ बी एक दूसरे को कैंसिल करेंगे, और ये तीसरा एफ सी इस डायरेक्शन में लगेगा, जो कि एक्चुअली मतलब दैट्स द नेट फोर्स बेसिकली एक्टिंग ऑन इट। सो एफ ए एंड एफ बी cancel each other as they are equal in magnitude and opposite in direction. So FA and FB cancel each other as they are equal in magnitude and opposite in direction. FC will be equal to, अब देखो ये जो वैल्यू है, ये जो CP, ये जो डिस्टेंस है, CP का वैल्यू हो जाएगा A sin 60 डिग्री, मतलब A √3/2। क्यों? क्योंकि ये एंगल 60 डिग्री है, तो ये जो AP है ये cos 60 डिग्री होगा, और CP जो है sin 60 डिग्री होगा, A sin 60 डिग्री। नाउ FC इज इक्वल टू, जो C पे जो मास है उसके वजह से जो फोर्स हम लोग P पे लगा रहे हैं, P वाले मास पे, दिस इज GM
m by r square मतलब cp का होल स्क्वायर, gm स्क्वायर डिवाइडेड बाय a√3/2 का होल स्क्वायर, gm स्क्वायर 4gm स्क्वायर बाय 3a स्क्वायर। सो ये हमारा वैल्यू हो गया along PC डायरेक्शन। जब सेंटर ऑफ द ट्राइंगल पे होगा B पार्ट, सेंटर ऑफ द ट्राइंगल O पॉइंट पे तुम देखो ये FA इस डायरेक्शन में लग रहा है, FB इस डायरेक्शन में लग रहा है और FC इस डायरेक्शन में लग रहा है, ठीक है। सो दिस इज द वैल्यू ऑफ फोर्स FA, FB and FC. Now each of these angles are 120 degree. And the values of the forces are equal, means FA is equal to FB is equal to FC. The value of the forces are equal and each of these angles are 120 degree. So at the center of the triangle, so net force at the center of the triangle is equal to 0. ये तीनों एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, FA, FB और FC एक दूसरे को कैंसिल कर लेंगे और ये 0 हो जाएगा। अगर ये नहीं आ रहा है समझ तो ऐसे समझना कि ये जो इसका रिजल्टेंट होता है FA और FB, मान लो ये 60 डिग्री और ये 60 डिग्री, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा F cos 60 प्लस F cos 60, cos 60 1/2 होता है, तो ये दोनों मिला के F ही हो जाएगा और FC भी F है, ये एक दूसरे को कैंसिल कर देगा और फाइनली 0 फोर्स हो जाएगा। क्लियर है बच्चों? Yes, sir. जस्ट अ सेकंड बच्चों। लिख लिया ना आप लोगों ने? Yes, sir. अब देखो ये बहुत अच्छा एक क्वेश्चन है। A thin rod of mass m and length l is bent into a semicircle, right? तो ये देखो ये एक रॉड है, इसको हम लोगों ने ऐसे बेंड कर दिया है सेमी सर्कल के फॉर्म में, ठीक है। सो इज बेंड इन द फॉर्म ऑफ ए सेमी सर्कल। सो ये पूरा मास m है और इसका लेंथ l है, मतलब
कि ये जो सेमी सर्कल का जो सरकमफेरेंस होगा पाई इंटू आर, मान लो इसका जो सेमी सर्कल का रेडियस आर है, तो पाई इंटू आर विल बी इक्वल टू लेंथ एल. सो ये आर का जो वैल्यू होगा दिस इज एल बाय पाई, ये फर्स्ट इक्वेशन. ठीक है. सो अ थिन रॉड ऑफ मास एम एंड लेंथ एल, सो इसका टोटल मास एम, राइट. So mass m and length L is bent into a semicircle. What is its gravitational force, both magnitude and direction, on a particle with mass m at O? एक हम लोगों ने छोटा सा स्मॉल पार्टिकल रखा है मास m, ये O पे. The center of curvature, what would be the force on m if the rod is in the form of complete circle? पहले तो gravitational force इस पे निकालना है. एक तो ये सारा गलत दिया हुआ है, इसको भूल जाओ. अब देखो ये क्या है कि हम लोग एक छोटा सा एलिमेंट कंसिडर करते हैं यहाँ पे, राइट. यहाँ पे ज्यादा अच्छे से नहीं दिख रहा है, इसको थोड़ा कंप्लीट कर लेते हैं. यहाँ पे हम लोग एक छोटा सा स्मॉल एलिमेंट यहाँ पे कंसिडर करेंगे, राइट. ये जो स्मॉल एलिमेंट है, ये मान लो आर है, ये थीटा एंगल पे डी थीटा विड्थ का एक एलिमेंट कंसिडर कर रहे हैं. तो इसका जो लेंथ डी एल है, लेंथ ऑफ आर्क, ये क्या हो जाएगा, आर डी थीटा हो जाएगा. अब इसका जो मास निकालना है डीएम, इस छोटे से लेंथ का ये जो छोटा पोर्शन है, इसका मास अगर डीएम लोगे, डिफरेंशियल मास, दिस इज इक्वल टू जो टोटल मास एम डिवाइडेड बाय लेंथ एल, एम डिवाइडेड बाय लेंथ एल, सॉरी, इनटू डीएल, है ना. छोटा जो लेंथ है स्मॉल एलिमेंट का, जो लेंथ डीएल है, सो ये हो जाएगा एम बाय एल, डीएल मतलब आर डी थीटा. ये हमारा डीएम का वैल्यू हो गया, स्मॉल मास डीएम का. ठीक. अब ये जो इस पे देखो, ये ध्यान दो कि इसके वजह से ये स्मॉल एम पे जो फोर्स लगेगा वो इस डायरेक्शन में लगेगा, राइट. उसके दो कंपोनेंट होंगे, राइट. एक, अगर हम लोग फोर्स इसको हम लोग डीएफ ले रहे हैं, ये जो इस डायरेक्शन में जो फोर्स लग रहा है ना, इसको अगर हम लोग डीएफ ले रहे हैं तो इसके दो कंपोनेंट होंगे. एक डीएफ कॉस थीटा इधर हो जाएगा और डीएफ साइन थीटा इधर हो जाएगा, है ना. क्लियर है ये, राइट. सो अब देखो डीएफ साइन थीटा जो इधर लग रहा है और डीएफ कॉस थीटा इधर लग रहा है. अब इसी तरह अगर कहीं यहाँ पे अगर एक पॉइंट लेते, तो उसके वजह से जो डीएफ कॉस थीटा लगता वो इस डायरेक्शन में लगता, तो वो दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर देते. तो डीएफ कॉस थीटा जो है एक दूसरे मतलब दोनों तरफ कैंसिल हो जाएगा, बचेगा बस क्या, डीएफ साइन थीटा बचेगा. तो नेट फोर्स एफ नेट जो है दिस इज इक्वल टू डीएफ साइन थीटा, है ना. सो ये जो डीएफ नेट है, अब इसको इंटीग्रेट कर दोगे डीएफ साइन थीटा को. थीटा कहाँ से कहाँ तक वेरी कराएंगे, बेसिकली थीटा का वैल्यू 0 से लेके पाई तक वेरी कराएंगे. डीएफ का जो वैल्यू है, डीएफ इज, सो सी डीएम का जो वैल्यू है ये है. अब जो फोर्स लगेगा दिस इज जी इंटू एम, स्मॉल एम, इंटू डीएम मतलब एम बाय एल इंटू आर डी थीटा. ठीक है, जी स्मॉल एम इंटू एम बाय एल इंटू आर डी थीटा डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर. ठीक है, तो जी एम इंटू एम बाय एल, जी एम इंटू डी एम बेसिकली, डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर. और इसको इंटीग्रेट कर रहे हैं 0 से लेके पाई तक. अच्छा, ये तो ये फोर्स था, उसका हम लोग को साइन कंपोनेंट लेना था, तो ये साइन थीटा हो गया. ये हम लोग डीएफ साइन थीटा कर रहे थे ना, तो डीएफ का वैल्यू ये हो गया और इंटू साइन थीटा. यहां तक क्लियर बच्चों. Yes, sir. अब देखो ये आर और इसको कैंसिल कर लिया, तो ये क्या हो गया, जी कैपिटल एम स्मॉल एम, तो कैपिटल एम स्मॉल एम आर एल साइन थीटा डी थीटा इंटीग्रेशन 0 से पाई. So this is equal to capital M G MM by
आर एल साइन थीटा का जो इंटीग्रेशन होता है माइनस ऑफ कॉस थीटा हो गया, लिमिट डाल रहे हो 0 से लेके पाई तक. सो दिस इज इक्वल टू जी कैपिटल एम स्मॉल एम आर एल. माइनस साइन को तुम बाहर ही ले लो, माइनस साइन अगर बाहर ले लेंगे सो दिस इज कॉस ऑफ पाई माइनस कॉस ऑफ 0. कॉस पाई -1 होता है, तो ये हो जाएगा माइनस जी एम एम बाय आर एल. cos pi is -1, cos 0 is -1, minus of -1, -1 -2 हो गया. सो हमारा जो फोर्स है तो माइनस माइनस प्लस हो गया 2 टाइम्स जी कैपिटल एम इंटू स्मॉल एम डिवाइडेड बाय आर एल, 2 टाइम्स जी कैपिटल एम स्मॉल एम डिवाइडेड बाय आर एल. अब आर का वैल्यू क्या है अपना, एल बाय पाई के बराबर है. यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर देते हैं आर का वैल्यू एल बाय पाई से. तो ये हमारा हो जाएगा 2 पाई जी कैपिटल एम स्मॉल एम बाय एल स्क्वायर. तो ये हमारा फोर्स, नेट फोर्स होता है बेसिकली. क्लियर है बच्चों? समझ में आ गया आप लोग को? Yes, sir. लिख लिया बच्चों? Yes, sir. अब देखो ये ग्रेविटेशनल फोर्स ड्यू टू रिंग अब हम लोग निकालेंगे. तो एक रिंग के वजह से ग्रेविटेशनल फोर्स किसी पॉइंट पे अगर हम लोग को निकालना है, सो पॉइंट मास m is at a distance x from the center of the ring of mass capital M and radius r. ये पूरा एक रिंग है जिसका मास m है और इसका रेडियस r है on its axis. Now find the gravitational force between the two. What will this force be if x is very very greater than r and when x is very very less than r?
सो फॉर व्हाट वैल्यूज ऑफ x इज द फोर्स मैक्सिमम, वो भी हम लोग को निकालना है। तो अभी आप ये देखो कि अगर ये एक छोटा सा एलिमेंट यहाँ पे कंसिडर करते हो, राइट, जिसका लेंथ dl है, ठीक है, तो इस dl लेंथ का जो मास होगा dm, वो क्या हो जाएगा, dm इज इक्वल टू मास पर यूनिट लेंथ, मतलब m/2πr इंटू ये जो लेंथ dl है उसका मास dm हो जाएगा। अब इस dm मास के वजह से इस ये स्मॉल m पे जो फोर्स लग रहा है, ये फोर्स कुछ df होगा। ये जो df फोर्स है, ठीक है, ये जो df फोर्स है हमारा, राइट, सो दिस df फोर्स इज इक्वल टू gm इंटू dm अपॉन r स्क्वायर, ठीक है। सो g इंटू m इंटू dm, dm हमारा ये बेसिकली इज इक्वल टू m/2πr, राइट। सो जो स्मॉल dm का वैल्यू यहाँ पे m/2πr इंटू dl जो कर रहे थे, ये हमने सब्स्टिट्यूट कर दिया डिवाइडेड बाय r स्क्वायर। अब ये जो df, मतलब दिस इज द फोर्स df, राइट। अब देखो इसके जो जस्ट डायमेट्रिकली ऑपोजिट पॉइंट होगा, उसके वजह से एक जो फोर्स इस डायरेक्शन में होगा, उसका जो वर्टिकल कंपोनेंट्स है वो एक दूसरे को कैंसिल करेगा और बस हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होगा, ठीक है। तो हम लोग ये जो एंगल थीटा है, इस df का जो इधर कंपोनेंट लेंगे वो क्या हो जाएगा, df cos थीटा हो जाएगा। उस df cos थीटा को बस कंसिडर करेंगे। cos थीटा का वैल्यू अगर तुम देखोगे, अच्छा ये r हो गया और ये x हो गया, ये मान लो डिस्टेंस r है, तो ये जो r का वैल्यू है ये रूट अंडर r स्क्वायर प्लस x स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है बच्चों। सो इस पे जो इसका जो, अच्छा cos थीटा का जो वैल्यू देखोगे, cos थीटा क्या होता है, बेस बाय हाइपोटेनस, मतलब x बाय r हो गया, दैट इज x डिवाइडेड बाय रूट अंडर r स्क्वायर प्लस x स्क्वायर। सो हम लोग क्या कर रहे हैं, df cos थीटा निकाल रहे हैं, ठीक है ना। सो df cos थीटा का वैल्यू अगर तुम निकालोगे, तो df का वैल्यू g m इंटू स्मॉल m डिवाइडेड बाय 2 कैपिटल R इंटू dl और r स्क्वायर और cos थीटा x बाय r हो गया। सो ये हो गया g कैपिटल M स्मॉल m डिवाइडेड बाय 2 r dl x बाय r क्यूब हो गया। x को बाहर कर लो, g कैपिटल M स्मॉल m x बाय 2 r और dl और बाय r का वैल्यू क्या है, रूट अंडर r स्क्वायर प्लस x स्क्वायर है, तो मतलब r स्क्वायर प्लस x स्क्वायर रेज टू द पावर 3/2 हो जाएगा। अब देखो तुम ये d, इसको ना पूरे को इंटीग्रेट कर लो, टोटल फोर्स अगर F निकालना है ना, F नेट, तो इसको पूरे को इंटीग्रेट कर देंगे, इंटीग्रेट करेंगे सर्कुलर इंटीग्रल होगा, क्योंकि ये जो dl है पूरे इसको पूरे dl को इंटीग्रेट कर दोगे तो सरकमफेरेंस इसका निकल जाएगा। सो ये हो जाएगा gmmx बाय 2 r स्क्वायर प्लस x स्क्वायर रेज टू द पावर 3/2, और dl को सर्कुलर इंटीग्रेट कर देंगे, मतलब कि सर्कुलर इंटीग्रल ऑफ dl इज इक्वल टू 2 होता है। यहाँ पे हम लोग 2 सब्स्टिट्यूट कर दो, तो ये देखो 2 और ये 2 एक दूसरे को कैंसिल कर दिया। सो अब हमारे पास क्या वैल्यू आ गया, g कैपिटल M स्मॉल m इंटू एक्स अपॉन r स्क्वायर प्लस x स्क्वायर रेज टू द पावर 3/2, ठीक है। ये हमारा नेट फोर्स हो गया। क्लियर है बच्चों? Yes, sir. Sir, बस 1 minute. हाँ आप लिखो लिखो।
Yes, sir. Done. Thank you. अब देखो, जब ये हम लोग को निकल गया, ये GMM(x(r²) + x²) 3/2 हमारा निकल गया। अब कह रहा है नो इफ x इज वेरी वेरी ग्रेटर देन r। आपसे बोला था कि x जब वेरी वेरी ग्रेटर देन r होगा तब क्या सिचुएशन होगा। तो हमारे पास f है GMMx/r² + x² 3/2। अब जब x इज वेरी वेरी ग्रेटर देन r, तो ये x जो है r के रेस्पेक्ट में बहुत बड़ा है, तो r को हम लोग नेग्लेक्ट कर देंगे। तो हमारा जो फोर्स का वैल्यू आ जाएगा G(M)(m) x, और r को नेग्लेक्ट कर दोगे तो x² 3/2 x³ हो गया। तो ये x² बचा बस। सो दिस इज G(M)(m) x²। सो ये हो जाता है फोर्स का वैल्यू। ठीक है, कब? when x is very very large than r। मतलब ये रिंग के पास में नहीं, बहुत दूर पे अगर है, तो ये बेसिकली क्या हो गया, इसका मतलब ये हो गया कि पूरा रिंग का जो मास है यहाँ पे कॉन्सेंट्रेट हो गया, और जैसे एक पॉइंट मास के वजह से फोर्स होता है Gmm/x², वही चीज यहाँ पे हो जाएगा। मतलब रिंग जो है विल स्टार्ट एक्टिंग एज अ पॉइंट मास सेंटर्ड एट द सेंटर ऑफ दिस रिंग। ओके, सो वही कह रहा है, फॉर ए डिस्टेंट पॉइंट ring behaves as a point mass which is expected and force varies linearly with distance x। okay now अभी हम लोग को निकालना था कि फर्दर f कब मैक्सिमम होगा, फोर्स मैक्सिमम कब होगा, वो हम लोग को निकालना है। ठीक है, और क्या मैक्सिमम वैल्यू होगा वो भी निकालना। सो देखो, अब हमारे पास जो फोर्स का वैल्यू, ये जो फोर्स का वैल्यू था F = दिस, इसको हम लोग लिख सकते हैं F = G(M)(m) into x r² + x² 3/2। ठीक है, अब हम लोग को यहाँ पे वेरिएबल क्या है, x है। हम लोग को f को मैक्सिमाइज करना है, कि जैसा मैंने बोला था किसी भी चीज को मैक्सिमाइज करने के लिए dF/dx, जैसे फोर्स को मैक्सिमाइज करना है x वेरिएबल के रेस्पेक्ट में, तो dF/dx निकाल के उसको 0 से इक्वेट कर देते हैं। ठीक है, ये r² + x² -3/2 होगा, क्योंकि ये इसको हम ऊपर लेके जा चुके हैं, तो नेगेटिव हो गया पावर इसका। सो dF/dx = 0। इसको डिफरेंशिएट करो, डिफरेंशिएट करोगे ना और 0 से इक्वेट करो, तो देखो x × r², देखो ये जो कांस्टेंट है वो तो ऐसे भी उधर जाके 0 हो जाना है। ये प्रोडक्ट ऑफ टू वेरिएबल्स है ना। दो फंक्शन का जब प्रोडक्ट होता है तो प्रोडक्ट रूल निकालते हैं, लगाते हैं हम लोग। प्रोडक्ट रूल जब हम लोग लगाएंगे तो f पे x को पहले डिफरेंशिएट करो, 1 हो जाएगा, इनटू r² + x² raised to the power -3/2,
और उसके बाद फिर x को कांस्टेंट कर लो, माइनस ऑफ x को कांस्टेंट कर लो, और आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 3/2 इसको डिफरेंशिएट कर लेंगे, तो ये हो जाएगा x टाइम्स -3/2 आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, और इसको डिफरेंशिएट करोगे 1, मतलब बेसिकली क्या है कोई भी एक्स क्यूब को डिफरेंशिएट करते हैं तो 3x² होता है, तो इसका एक और -1 कर देंगे, पावर -1 कर दोगे तो -3/2 -1 -5/2 हो गया। उसके बाद प्रोडक्ट रूल, जो चेन रूल होता है, उससे आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर को फिर से डिफरेंशिएट करते हैं, तो आर स्क्वायर का तो 0 हो जाएगा, एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x हो जाएगा, दिस इज इक्वल टू 0। डिफरेंशिएशन समझ में आया? डिफरेंशिएशन समझ में आ गया? Yes, sir. अब ये 2 और 2 कैंसिल हो गया है ना, माइनस माइनस प्लस हो गया, तो दिस इज इक्वल टू आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर रेज टू द पावर -3/2, माइनस और माइनस प्लस, और 3x इंटू एक्स 3x² प्लस 3x² आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर रेज टू द पावर -5/2 इज इक्वल टू 0। कुछ गड़बड़ किया क्या हमने? सॉरी, ये प्लस साइन हो गया यहाँ पे। u dv प्लस v du होता है ना, मतलब u v डैश इज u v का डैश इज u डैश v प्लस u v डैश, ये प्रोडक्ट रूल होता है, बीच में प्लस साइन होता है, मैंने गलती से माइनस कर लिया था, तो ये माइनस साइन हो रहा है। अब इसको सॉल्व कर लो, इसको सॉल्व करेंगे तो ये देखो क्या है, 1/r² प्लस एक्स स्क्वायर 3/2 इज इक्वल टू 3x² बाय आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर 5/2, इसको राइट साइड लेके चले गए और डिनोमिनेटर में आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर को ले गए। अब इसको हम लोग लिख सकते हैं, ये ऊपर चला जाएगा तो आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 3x² हो गया, सो दैट मीन्स 2x² इज इक्वल टू आर स्क्वायर हो गया, और जो x का वैल्यू है ये प्लस माइनस r/√2 हो गया। तो ये जो x का वैल्यू प्लस माइनस r/2 यहाँ पे इसी से आया। इस x के वैल्यू को अगर हम इस फोर्स के वैल्यू में लेके चले जाएंगे तो हमें मैक्सिमम वैल्यू ऑफ फोर्स निकल जाएगा, है ना। वो तुम लोग खुद से कर लेना, x का वैल्यू वहां पे ले जाके उसमें सब्स्टिट्यूट करोगे तो f मैक्सिमम ये आ जाएगा। बाद में कर लेना, मतलब अभी तुरंत करने की जरूरत नहीं।
लिख लिया बच्चों? Yes, sir. अब देखो ये क्या है कि ग्रेविटेशनल फोर्स ड्यू टू अ रॉड, तो एक पॉइंट मास है, इसके वजह से इस रॉड पे क्या ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा वो हमें अगर निकालना है, राइट? सो गिवन a uniform rod of mass m of length L, calculate the gravitational force on this rod due to point particle of mass m placed at a distance r from one of its end as shown. To find this we consider, तो आप लोग क्या कीजिए, एक x डिस्टेंस पे एक dx विड्थ का एक एलिमेंट कंसिडर करते हैं. ये जो dx विड्थ का एलिमेंट कंसिडर कर रहे हैं, इसका जो मास dm होगा दैट विल बी इक्वल टू मास पर यूनिट लेंथ l इंटू dx कर देंगे तो मास dm निकल के आ जाएगा इसका. सो इसका मास निकल गया dm और इसका मास है m, इनके बीच में जो फोर्स होगा सो दैट विल बी इक्वल टू फोर्स df इज इक्वल टू मास m into dm divided by x square. So m into capital M by L dx upon x square, ये df का वैल्यू है. इसको इंटीग्रेट कर देंगे, नेट फोर्स निकलेगा. x को इंटीग्रेट करेंगे कहां से कहां तक, लिमिट r से लेके r प्लस एल तक. भाई r से लेके r प्लस एल तक जाएंगे तो पूरा मास कवर हो जाएगा इसका. सो दिस इज capital M into small m dx upon x square integral r to r plus l. So sorry, g भी होगा, g भूल गए हम. So this is g capital M into small m. 1 by x square का इंटीग्रेशन होता माइनस 1 by x, तो माइनस 1 by x लिमिट डाल देंगे r से r plus l तक. So g capital M small m upper limit minus 1 by r plus l, माइनस लोअर लिमिट माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 1 by r. So this is your वैल्यू. ठीक है, ये हम लोग m by l वाला l भी भूल गए हैं, उसको भी हम लोग को लेना पड़ेगा यहाँ पे. क्लियर बच्चों? Yes, sir. आ गया समझ में बच्चों? Yes, sir. ठीक है, सो वील स्टॉप हियर फॉर द डे, है ना. इसके आगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे कल. और मन लगा के पढ़ाई कीजिए और तैयारी कीजिए अपने एग्जाम की. ठीक है. Yes, sir. सर मेरा एक डाउट था. हाँ बोलो. सर जो बेसिकली नीट का पेपर जब होगा तो सर अगर उसमें अच्छी रैंक चाहिए तो ये जरूरी है कि सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं? हाँ जरूरी है बेटा, 4-5 क्वेश्चन तक छोड़ सकते हो मैक्सिमम, उससे ज्यादा अगर तुम देखो अच्छे रैंक मतलब हम अभी एक्सपेक्ट कर रहे हैं 600 प्लस. अच्छा मतलब यही मान रहे हैं अभी, है ना, जिस स्टेज पे तुम लोग हो अभी. 720 का पूरा पेपर होता है. 580 पे 560 70 80 पे क्लोज हो जाता है एडमिशंस. हम मान रहे हैं 600 प्लस सेफर साइड, 600 620 के आसपास लेके आओ. 620 आने के लिए तुम, ये डिफरेंस कितना हुआ, 100 नंबर का डिफरेंस हुआ, मतलब कि 25 क्वेश्चन तुम्हारे पास है किटी में, राइट. अब उस 25 क्वेश्चन टोटल 180 में
तुमको कम से कम 160 155 से 160 क्वेश्चन तुमको करना पड़ेगा। तो उसमें अब देखो 3 सब्जेक्ट, 3 नहीं 4 मान लो, बॉटनी, जूलॉजी, फिजिक्स और केमिस्ट्री, 4 सब्जेक्ट है, तो सब में डिवीजन करोगे तो कितने कितने का डिवीजन हुआ, 5-5 क्वेश्चन का डिवीजन हुआ, राइट। तो मतलब एक सब्जेक्ट में तुम 5 क्वेश्चन तक छोड़ सकते हो, इससे ज्यादा नहीं छोड़ सकते। ओके सर। तो गेम प्लान ऐसे तुम्हारा बनना चाहिए, तुमको एकदम पता होना चाहिए कि कितने क्वेश्चन तुम छोड़ सकते हो, उससे ज्यादा मतलब हाथ से निकल गई फिर बात, समझ रहे हो। यस सर। इसलिए कोशिश करो कि बॉटनी जूलॉजी, देखो नीट का बच्चा का रैंक उसी का अच्छा आता है जिसमें जिसका बॉटनी जूलॉजी में फुल ऑन फुल आता है, मतलब 1-2 नंबर बस कटे तो कटे, समझ रहे हो ना। यस सर, यस सर। बॉटनी जूलॉजी एकदम ऐसा रट्टा मारो कि मतलब कहीं से, क्योंकि बॉटनी जूलॉजी तो पढ़ने वाली चीज है ना, सॉल्व करने तो नहीं आएगा, जितना पढ़ोगे उतना नंबर आएगा, मतलब एज सिंपल एज दैट। तो भाई वो तो तुम्हारे हाथ में है,